नमस्कार, जय हिंद। गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 11 जनवरी 2022, दिन है मंगलवार। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पूरा देखिए सेशन, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है आज का जो हिस्ट्री सेक्शन है वो भी, और करंट अफेयर भी। करंट अफेयर से रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला जो है, आज के दिन यानी 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, अभी इसको कह सकते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। जैसे पहले होता था ना दास्ता जिसको कहते हैं, जिसका कि जो अभी तथाकथित ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर बने हुए हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज, जितने भी पश्चिमी देश हैं, सबसे ज़्यादा स्लेवरी का जो फैलाने का सबसे ज़्यादा काम है वो वेस्टर्न कंट्रीज ही किए हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे था, खास करके अमेरिका में। तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी है। स्लेवरी जब अपने ओरिजिनल रूप में था तो वहाँ तो लोगों को जैसे जानवर को बांध करके रखा जाता है उस तरह से लोगों को बांध करके रखते थे। लेकिन चूंकि अब आउटलॉ इसको कर दिया गया है इंडिया में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। भारतीय संविधान में भी इसका जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी जिसको इसको मानव दुर्व्यापार कहते हैं, इसका जो चर्चा है आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 23 के अनुसार ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव व्यापार, मानव तस्करी जिसको कहते हैं, ये क्या है, अवैध है। तो इसका जो अब ये नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, सबसे पहले जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसको घोषित किया गया था, और ये किया गया था 2010 में। और 2010 से ही हर साल 11 जनवरी को अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखिए, इसमें जो है जो ट्रैफिकिंग होता है ना, पार्टिकुलरली दो तरह का होता है। मेनली मुख्यतः, वैसे तो इसका बहुत सारा कारण होता है, लेकिन एक लेबर के लिए किया जाता है, और दूसरा जो सेक्स जो इंडस्ट्री है, सेक्स ट्रेड जो है उसके लिए किया जाता है। इन दोनों में मुख्यतः किया जाता है। इसके लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह का जो है हथकंडा अपनाते हैं जो ट्रैफिकर होते हैं, जो ये सब काम करते हैं। बहला फुसला करके भी ले जाते हैं, धमका करके ले जाते हैं रोजगार देने के नाम पर। बाद में उनको कहीं और धकेल दिया जाता है, और बाद में एक बार ये ऐसा दुष्चक्र है कि इन सबों में एक बार आप फंस गए तो वहाँ से फिर निकलना मुश्किल है। आपको जो है कहाँ है आपको पता ही नहीं चलने दिया जाएगा। बिना पैसा दिए हुए आपको बिना रिम्यूनरेशन के काम करना होगा। तो इस तरह की जो है जितनी अनैतिक काम है, जितना भी एंटी ह्यूमन काम है, सारा आपसे कराया जाता है। जो वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ये 30 मई को मनाया जाता है हर साल, यूएन के द्वारा ये घोषित है। तो इससे इतना समझे। अगला जो है आज का, कि मुगल सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का इजाज़त दे दिया था। कब? 1613 ईस्वी में। देखिए, सबसे पहला जो फैक्ट्री लगाया गया था वो 1611 ईस्वी में। कहाँ? मूसलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में ये सबसे पहला लगाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये कन्फ्यूजन हो जाता है। 1600 ईस्वी में स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, और ये पहला फैक्ट्री 1611 में मूसलीपट्टनम में, और दूसरा फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ? सूरत में, गुजरात के सूरत में स्थापित किया था। जहांगीर है तो जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। मुगल वंश का स्थापना जो बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर का शासन आया था, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो जो है 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन था। आज का जो नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में आज ही के दिन निधन हुआ था। इनका निधन जो हुआ था वो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद जो है अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अभी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जो है
निधन हो गया था 11 जनवरी को ही। ये उस समय जो है ना ताशकंद समझौता करने गए थे। देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। पाकिस्तान जो है 1965 में ऑपरेशन, इसका नाम याद रखिए, ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया था। और ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से पाकिस्तानी सेना जो है ये जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर रही थी और ताकि वहाँ इंसर्जेंसी को बढ़ाया जाए। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। अब लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछें या फुल टर्म के लिए, तो दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वो जो है शुरू में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जो है मई 1964 में इनका जो है देहावसान हो गया, मृत्यु हो गया। कहा जाता है कि 1962 में जो भारत और चाइना युद्ध हुआ था, उस युद्ध से काफ़ी जो है सदमा लगा था कि इनको जवाहरलाल नेहरू को। और युद्ध में इतना बुरा तरह से भारत हारा था जिसका कि वर्णन नहीं है। चाइना जो है वन साइडेड सीज फायर डिक्लेयर किया। मतलब अगर भारत जो है रेसिस्ट तो करना, डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। और जो है उसी समय पूरा अक्साई चीन, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो पूरा इलाका है, चीन अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि चीन अब बाद में समझौता के तहत जो है थोड़ा पीछे गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा जो है इलाका उसके अंडर है। और तो और बहुत सारे हिस्से जो भारत में अभी तत्कालीन, उस पर भी वो अपना हक जमाते रहता है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का एक नया नक्शा जो है जारी कर दिया और उसमें बहुत सारे जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्सा है उसको चीन का हिस्सा बता दिया। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को तत्कालीन जो है अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री, जिसको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, बनाया गया था। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। देखिए उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे जो सबसे बड़े चेहरा थे वो थे मोरारजी भाई देसाई। और मोरारजी भाई देसाई लाल बहादुर ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद प्राइम मिनिस्टर के प्रबल दावेदार थे। लेकिन कांग्रेस की जो आला कमान थी उस समय के कामराज थे। के कामराज जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और के कामराज का मोरारजी भाई देसाई के साथ अच्छा बनता नहीं था। दूसरा, ऐसा माना जाता था कि मोरारजी भाई देसाई जो हैं थोड़े कड़क मिजाज के हैं, तो हो सकता है के कामराज यानी कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं उनका बात न माने, इसलिए उन्होंने मोरारजी भाई देसाई को साइड लाइन करते हुए लाल बहादुर शास्त्री थोड़े जो है छोटे कद के थे और ज़्यादा बोलते नहीं थे। एक कर्मठ जो है कांग्रेस के शुरुआती समय से ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए थे। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री पे सहमति बनी और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनको 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक ये लगभग 18 महीना भारत के प्रधानमंत्री रहे। और ये अपने प्रधानमंत्री के काल में इनका बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया था। फूड शॉर्टेज होने के कारण इनका जो है आह्वान किए थे भारत के लोगों से कि आप जो है एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। और इनकी बात में इतना विश्वास था लोगों में कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा फॉलो भी किया, एक टाइम का खाना छोड़ दिए। क्योंकि अमेरिका उस समय बहुत दबाव बना रहा था भारत पे, खास करके 1965 का जो युद्ध शुरू हो गया था उसके बाद, कि आप युद्ध जो है रोकिए तब हम फूड सप्लाई करेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री उनके आगे नहीं झुके, इसलिए इनको माना जाता था कि ये बोलते कम थे लेकिन बहुत जिद्दी किस्म के थे। कहा जाता है 1965 का जो युद्ध हुआ और युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू किया गया। देखिए 3 युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच, 4 युद्ध अभी तक हुआ है। पहला जो हुआ था 1948 में, आज़ादी के जस्ट बाद। ये जो है ये भी जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन के कारण ही हुआ था। दूसरा 1965 में ये भी पाकिस्तान के द्वारा ही शुरू किया गया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसमें जो है रेडर्स जो है पठान जो उनको उस 1948 में
जो वहाँ के गोरिल्ला थे उनको भेज दिया गया था। डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट था। 1965 में तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष था। तीसरा युद्ध जो हुआ था 1971 में हुआ था, इसका भी शुरुआत पाकिस्तान ने ही किया था। 1965 का युद्ध जो है मात्र 17 दिन चला और 1971 का युद्ध जो है इससे भी कम मात्र 13 दिन में ख़त्म हो गया था। और 1971 के बाद बांग्लादेश जो है एक नया राष्ट्र के रूप में बन गया। और तीसरा युद्ध जो है 1999 में, इससे आप सारे लोग चिर परिचित होंगे, जो कारगिल वार के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। कहा जाता है ताशकंद समझौता के तहत जो है रूस और अमेरिका का काफ़ी दबाव बन गया था लाल बहादुर शास्त्री पे। कई जो है प्रेशर इस पे इन पे बना दिया गया था, क्योंकि भारत जो है बहुत आगे बढ़ गई थी और पाकिस्तान का एक बड़ा सा हिस्सा जो है भारत के कब्जे में आ गया था। और लाल बहादुर शास्त्री उसको छोड़ने के मूड में नहीं थे कि कभी हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि जो है रसिया की उस समय जो एजेंसी थी, गुप्तचर एजेंसी जिसका नाम है KGB, उसी ने कोई षड्यंत्र रचा और लाल बहादुर शास्त्री को 11 जनवरी को ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर हुआ। लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तान अयूब खान उस समय थे, उनके और लाल बहादुर शास्त्री के बीच। और उसी रात को कहा जाता है कि जो है हार्ट अटैक हुआ। ये जो है पब्लिश किया गया, ऐसा बताया गया, लेकिन इनकी मृत्यु अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जो है ये साइन करने के बाद जो है इनकी वहीं पे हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और बाद में फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। तो ये है। अब ये लाल बहादुर शास्त्री का ये जो शास्त्री था ना, इनका टाइटल था, सॉरी टाइटल नहीं था, ये काशी विश्वविद्यालय से पढ़े थे और वहीं से इनको ये उपाधि दी गई थी शास्त्री। इनका जो ओरिजिनल नाम था उसका लास्ट में जो टाइटल था वो श्रीवास्तव था। जाति सूचक जो है शब्द, इसको ये त्याग दिए थे, जाति प्रथा के ये विरोध में थे। तो इस क्वेश्चन इस जो है इससे आपको इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड वीर बाल दिवस ऑन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ये कौन से दिन को मनाया जाएगा? 26 दिसंबर, 24 जनवरी, 22 दिसंबर या 9 जनवरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पीछे जान लेते हैं कारण क्या है। 26 दिसंबर 1704 की एक घटना होती है। 1704 में इस समय जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में एक का नाम जोरावर सिंह था, जुझार सिंह, अजीत सिंह और फतेह सिंह। ये 4 पुत्र थे। तो क्या था उस समय मुगलों में जो शासन था वो औरंगजेब के शासन में था। और सिख धर्म का जो स्थापना किया गया था गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक का जन्म 1469 से लेकर के इनका जो काल है 1539 तक। और इन्हीं के द्वारा जो है भारत में सिख प्रथा, सिख धर्म की जो है शुरुआत की गई थी। और अगर ये जो है इसको कह सकते हैं ये सबसे लेटेस्ट धर्म है जिसका कि अभी बहुत अच्छा खासा फॉलोअर हैं भारत में और वर्ल्ड वाइड। भारत में है, पाकिस्तान में है, क्योंकि शुरुआत यहाँ हुई थी। और इसके अलावा ये लोग बहुत सारे जगह सेटल्ड भी हैं। अगर कोई धर्म सबसे ज़्यादा झेला हो अपना प्रोसिक्यूशन, तो वो जो है सिख धर्म है, क्योंकि उस समय मुगलों का यहाँ काल था, मुसलमानों का यहाँ शासन था। और उनके फेस में, उनके रहते हुए इन लोगों ने अपने धर्म का संरक्षण किया। इसके लिए बहुत सारा बलिदान भी देना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह के जो 9वें गुरु थे, यानी गुरु गोविंद सिंह के जो फादर थे गुरु तेग बहादुर का कत्ल जो है औरंगजेब के कहने पे ही कर दिया गया था। जब इनको कहा गया कि आप जो है इस्लाम धर्म अपनाइए और ये मना कर दिए कि नहीं अपनाएंगे, तो इनका जो है दिल्ली में कत्ल कर दिया गया। और दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है इन्हीं के नाम पर जो है वो बाद में स्थापित किया गया था।
हाँ, तो यहाँ पे जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह हैं, इनको सरहिंद का वो नवाब था, उसने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बोला कि जो है आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, और इन पे प्रेशर बनाया, लेकिन इन लोगों ने तैयार नहीं हुआ कन्वर्जन के लिए। बाद में आदेश दिया कि इनको जो है जिंदा दीवार में चिनवा दीजिए, और इन दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। और ये लोग, इनकी वीरता का इसलिए गुणगान किया जाता है कि ये दोनों को खड़ा किया गया, और बाद में दोनों तरफ से जब दीवार लगाया जा रहा था तो ये गुरुबानी बोल रहे थे। जो सिख प्रथा में जो जो भी है बोला जाता है, ये वो घोषणा करते रहे, बोलते रहे, और वो लोग दीवार लगाते रहे। फिर भी इनकी मृत्यु नहीं, बाद में फिर से दीवार हटा करके और पुनः इनको जो है मार दिया गया, सरेआम कत्ल कर दिया गया। इन्हीं की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब से कब? 26 दिसंबर, हर साल 26 दिसंबर को। ये घटना कब हुई थी? 1704 में। जो है औरंगजेब का शासनकाल कब तक रहा था भारत में? 1707 तक। औरंगजेब जो शासक बना था, अपने पिता जो है शाहजहां को बंदी बना करके शासक बना था। 1658 में अंग्रेज ने शाहजहां को बंदी बना दिया था, और 8 साल तक बंदी रहा था, जब तक कि शाहजहां की मृत्यु न हो जाए 1666 में। और उसके बाद अपने भाइयों से ये उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ रहा था। इसका जो सबसे प्रबल दावेदार था उत्तराधिकार का, उसका नाम आता है दारा शिकोह, जो कि माना जाता है कि धार्मिक दृष्टि से काफ़ी सहिष्णु था, लेकिन औरंगजेब ने उसे हराकर बाद में उसकी हत्या भी करवा दिया, और खुद गद्दी पे बैठ गया, और क्रूरतम शासकों में से एक में अपने आप को साबित किया। 14 जनवरी को जो है अभी हाल ही में ग्लोबल सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का फैसला लिया गया है। इसको याद रखिए, ये पहली बार इस बार ये घोषणा किया गया है ग्लोबल सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में। कब? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आज से यानी 14 जनवरी से सूर्य जो है, अभी तक जो दक्षिणायन है वो उत्तरायण आना शुरू होता है, यानी सूर्य उत्तर की ओर। एक्चुअली में सूर्य कहीं नहीं हिलता है, न डोलता है। पृथ्वी जो है अपने कक्षा में अपनी स्थिति बदलते रहती है, लेकिन बोलने की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। तो सूर्य उत्तरायण नहीं होता है, पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में अपनी पोजीशन बदलना शुरू करती है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर। इसी को तो बनाया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये घोषणा किया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और इसी अवसर पे भारत से जो भी अभी बाहर हैं उनको प्रवासी कहा जाता है। एक स्पेसिफिक टर्म भी इसके लिए यूज किया जाता है, जिसको डायस्पोरा कहते हैं। तो उनको याद करने के लिए कि आप ऐसा ना हो यहाँ से चले गए हो तो अपने देश को भूल जाएं, 9 जनवरी को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB, किनको नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम गोविंद राजन, शक्तिकांत दास या गीता गोपीनाथ? तो इसका सही आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो है भारत के 24वें गवर्नर थे, किसके? RBI के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। कुछ दिन पहले ही इनको 2019-20 में शायद रिजाइन दे दिए थे कुछ कारणवश, लेकिन ऐसा आशंका लगाया जा रहा था कि सरकार के साथ इनका मतभेद हो गया था, जिस वजह से पर्सनल रीजन बोलते हुए रिजाइन कर दिए गए थे। अभी इन्हीं को, उर्जित पटेल को, AIIB यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक का जो है वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इसका स्थापना 2015 में किया गया था। AIIB का स्थापना 2015 में किया गया था, और इसका संस्थापक जो मेनली है ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन लोग देशों के द्वारा ये बनाया गया है एक बैंक पर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो हैं उसमें
फंड की ज़रूरत हो तो ये दिया जाता है। इसका जो मुख्यालय है AIIB का, ये बीजिंग में इसका मुख्यालय है। इसमें वोटिंग पावर यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डिंग है चाइना का लगभग 27%, भारत का इसमें जो है लगभग 7% का वोटिंग पावर है यानी शेयर होल्डर है। तो AIIB काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में अभी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसने जो है फंड मुहैया कराया है। रघुराम गोविंद राजन जो है उर्जित पटेल से पहले भारत के RBI के गवर्नर थे। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर हैं। और गीता गोपीनाथ अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट थी और बाद में अभी इनको वर्ल्ड बैंक IMF का ही डिप्यूटी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, डिप्यूटी डायरेक्टर जिसको कहते हैं वो IMF के लिए, और ये पहली बार क्रिएट किया गया ये पोस्ट। तो वहाँ पे क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा जो हैं IMF की अभी हेड हैं, और दूसरा हेड भी गीता गोपीनाथ, डायरेक्टर क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा और डिप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं। अब ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स का फॉर्मल जो गठन किया गया था 2006 में, इसका पहला मीटिंग हुआ था 2009 में, और जब ये मीटिंग हुआ था उस समय ये ब्रिक हुआ करता था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये जितने भी कंट्रीज हैं ये विश्व के बड़े देश हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और ये पूरे एशिया में है, लैटिन अमेरिका जिसको दक्षिणी अमेरिका वहाँ की कंट्री है, और अफ्रीका की कंट्री है, तो ये ग्लोबल एक है। और 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साउथ अफ्रीका को ब्रिक में कब शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हु बिकेम इंडिया 73rd ग्रैंड मास्टर। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किनको दिया गया है? संकल्प गुप्ता, मित्राव गुहा, भरत सुब्रमण्यम या MR ललित बाबू। तो इसका सही आंसर है भरत सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में 73rd भारत के ये इंडिया के 73वें ग्रैंड मास्टर का खिताब इनको दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो शतरंज, पहले तो ये ग्रैंड मास्टर किससे संबंधित है? चेस से, यानी शतरंज से संबंधित है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो फीडे, जो चेस की टॉप मोस्ट सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है वो है फीडे। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, फ्रांसीसी वर्ड है। चेस को वहाँ ECHESS लिखा जाता है क्योंकि ये जो है साइलेंट है। इसका फुल फॉर्म ये क्या है? फीडे है। फीडे की स्थापना 1924 में की गई थी और इसकी हेडक्वार्टर लुसाने में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में होते हुए भी वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। अब ये संकल्प गुप्ता कौन है? तो ये 71वें ग्रैंड मास्टर थे, और मित्राव गुहा ये 72वें ग्रैंड मास्टर थे, और अभी भरत सुब्रमण्यम जो है 73वें ग्रैंड मास्टर के रूप में इनको खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी सेट अप ए न्यू फिनटेक डिपार्टमेंट। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया फिनटेक विभाग स्थापित करने की घोषणा किया है? फिनटेक अगर इसको सेपरेट करें तो फिन फॉर फाइनेंशियल और टेक फॉर टेक्नोलॉजी, यानी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल जो प्रोसीजर है उसमें किस तरह से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में फिनटेक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। RBI, IRDA, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या फिर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिनटेक डिपार्टमेंट का एक अभी स्थापना करने की घोषणा की गई है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का मैटर देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इसलिए एक सेपरेट, ताकि जो है इसको अच्छे से कवर किया जा सके, किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच ना हो और उसके कारण कोई बड़ा जो है घोटाला नहीं हो जाए, तो इसलिए स्पेशल फिनटेक डिपार्टमेंट का जो है घोषणा किया गया है।
इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। ये भारत का सरकारी बैंक है, मतलब सरकार का बैंक है। इसको बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। भारत सरकार के लिए जो फॉरेन रिजर्व है उसकी देखभाल भी कौन करती है, आरबीआई ही जमा करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंट्रोल आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इरडा है, तो इरडा के बारे में जान लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक किस तरह का है, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, यानी नियामक संस्था है। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको किस तरह से गवर्न करना है, ये किसका काम है, तो इरडा का काम है। सेबी इरडा का स्थापना 1999 में किया गया था। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है स्टॉक मार्केट, जितने भी स्टॉक मार्केट की प्रोसीजर है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, निफ्टी हुआ, इन सबों को रेगुलेट करने का काम किसका है, सेबी का ही है। सेबी की स्थापना तो 1988 में हुई थी। बाद में इसको 1992 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑरेंज नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है आसाम। अभी हाल ही में क्या है कि ये ऑरेंज नेशनल पार्क जो है घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और ये घड़ियाल जो है IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये लिस्ट जारी करती है, रेड लिस्ट। तो इसको घड़ियाल को ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी है। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में इसको जो है ऑरेंज नेशनल पार्क इसको एक्सटेंड करने का, यानी इसको और थोड़ा बड़ा करने का फैसला लिया है, इसीलिए अभी चर्चा में है। और ये कहाँ है, असम में है। असम में और जो नेशनल पार्क हैं, जैसे नाम सुने होंगे आप, काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसके बाद मानस नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है, असम में। ऑरेंज नेशनल पार्क जो है ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है इसके नॉर्थ पोर्शन में अवस्थित है। कौन, ऑरेंज नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, वो काफ़ी चर्चा में है। पन्ना टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना जिसको अभी हाल ही में मंजूरी मिली है, वो इस पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरेगी। और ऐसा आशा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो उससे काफ़ी प्रभावित होगा, इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। केन बेतवा टाइगर जो है रिवर लिंकिंग सिस्टम है उसका। उत्तराखंड का जो सबसे फेमस है वो है जिम कॉर्बेट, और राजस्थान का जो सबसे फेमस है वो है रणथंभौर। ये सभी क्या है, नेशनल पार्क हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया, हैदराबाद, चंडीगढ़, कानपुर या बंगलौर। तो इसका जो सही आंसर है वो चंडीगढ़ में डिफेंस मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अब ये कल्पना चावला है, तो कल्पना चावला के बारे में जान लेते हैं। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हुआ था। हरियाणा के रहने वाले थे और 2003 में एक अंतरिक्ष दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। जो दुर्घटना जिस शटल में हुई थी उसका नाम था कोलंबिया। और ये भारत की पहली एक्चुअली में जन्मी और पढ़ाई लिखाई तो इनका भारत में हुआ था। बाद में 1982 में जो है ये यहाँ से फर्दर स्टडी के लिए चले गए इंग्लैंड। और वहीं इनका जो पहला मिशन था 1997 में ये अंतरिक्ष में गई, और उस समय ये 15 दिन तक वहाँ रही थी और वापस में सही सलामत आई। लेकिन इनका दूसरा मिशन सेम कोलंबिया शटल के द्वारा ही 2003 में हुआ था। लेकिन 2003 में जब कोलंबिया शटल वापस आ रहा था तो उस समय कोलंबिया में एक फ्रैक्चर के कारण दुर्घटना हो गई। जब कोलंबिया जो है अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो आग लग गया। और उस दुर्घटना में 7 क्रू थे, 7 क्रू मेंबर में से एक कल्पना चावला थी, उसी में इनकी जो है मृत्यु हो गई। हैदराबाद है, तो हैदराबाद में अभी हाल ही में सबसे पहला, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है इनॉग्रेशन किया गया हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड स्पेस जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा।
कानपुर में अभी हाल ही में चर्चा था, यहाँ पहला ये जो है कानपुर में अभी मेट्रो स्टेशन इनॉग्रेट किया गया। उसके अलावा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बीना पंकी पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ये बीना जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाले जाते हैं और वहाँ से ये कानपुर इस पाइपलाइन के द्वारा कानपुर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि जो है लोगों को सुविधा हो। तो आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। न्यायिक समीक्षा जो है इसका बहुत बृहत मीनिंग है। अब क्या है ये न्यायिक समीक्षा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है। तो आर्टिकल 124, आर्टिकल 129, आर्टिकल 136 या आर्टिकल 137। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 137। 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू क्या है इसको थोड़ा समझिए। ये जो दिया गया है ना जुडिशियल रिव्यू की पार्लियामेंट जो है यानी संसद सर्वोच्च न हो जाए, संसद को जो मन में आए वो न करे, संसद अपनी तरफ से मनमानी न करे, यानी इस पार्लियामेंट को एक तरह से चेक करने के लिए, रोकने के लिए ये पावर दिया गया है 137। अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है और वो एक्ट संविधान के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो आप जो है जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस जुडिशियल रिव्यू के तहत जिसका की चर्चा अनुच्छेद 137 में है उस एक्ट का जो है रिव्यू करेगी। अगर वो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। इसका जीवंत उदाहरण देख सकते हैं, जैसे CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इससे पहले जब एक्ट नहीं था तो ये बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब ये पास कर दिया गया तो ये क्या बन गया, एक्ट। अब इसके खिलाफ कई एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, ये किसके अंतर्गत है, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर स्टेट है, किसी भी तरह से जो है धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक खास करके कम्युनिटी को छोड़ करके बाकी जो कम्युनिटी है उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। इस बेसिस पे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इसका भी कोई जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। तो यह है जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसकी चर्चा किस में है, आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 129 क्या है कि कोर्ट जो है ना रिकॉर्ड जो है एक अभिलेख न्यायालय होता है, यानी अगर कोर्ट कोई ऑर्डर इशू करती है तो वो ऑर्डर एज ए एक्ट हो जाता है, एज ए नियम हो जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ है उस पर सरकार का कोई जो है एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ पे एक्ट ये कोई डिसीजन देती है तो वो डिसीजन क्या हो जाता है, एक तरह से कानून हो जाता है। और उससे संबंधित कोई भी मैटर अगर दूसरा कोर्ट में जाएगा तो वो कोर्ट इस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को फॉलो करेगी। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट के मामले में भी यही है। हाई कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन देता है तो बाद में उसको एक्ट मान लिया जाता है, उसको एक कानून मान लिया जाता है और उसी के बेसिस पे डिसीजन दिया जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को बदल भी सकती है। आर्टिकल 136 क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के बारे में चर्चा करती है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ज्यूरिडिक्शन जो है दो तरह का होता है मेनली। एक होता है डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन। डायरेक्ट मतलब कोई वैसी घटना जो जिसको लेकर के कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, आपको कहीं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। स्टेट और सेंट्रल का अगर कोई डिस्प्यूट है तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। स्टेट और स्टेट के बीच डिस्प्यूट है तो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये हुआ डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन। और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसको संवैधानिक भाषा में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहा गया है। और अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है कि
अगर सुप्रीम हाई कोर्ट कोई मैटर जो है देख रहा है, और तो उसी मैटर को बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकता है। इसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।